मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा। बॉलीवुड के सिंगर अरिजीत सिंह के साथ भी गाना गाया है, तो उनके साथ कैसा अनुभव रहा? दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। जबलपुर से इनका वास्ता है, कैसे वहां पहुंचना हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा? अरिजीत सिंह जी ने इस सॉन्ग को अप्रूव किया कि मैं उनके साथ गा सकती हूँ। 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है गाना। शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने हमारे इस गाने को इतना प्यार दिया। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। धर्मेंद्र जी ने आपको छोटी लता कहा था, तो जी। कौन से गीत पर कहा था? दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। सबसे पहला सवाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े बड़े कलाकारों और संगीतकारों ने आपकी प्रशंसा की है। मुंबई एक ऐसी माया नगरी है, बिना कोई गॉडफादर के आए लोगों को भी मतलब बादशाह बनाया है। मैं हूं सुमन पुरोहित, हमारे साथ प्लेबैक सिंगर इशिता विश्वकर्मा बातचीत के लिए एक बार फिर साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन पुरोहित, हमारे साथ प्लेबैक सिंगर इशिता विश्वकर्मा बातचीत के लिए एक बार फिर साथ हैं। जबलपुर से इनका वास्ता है और आप बॉलीवुड में काफी तारीफें बटोर चुकी हैं। बड़े बड़े कलाकारों और संगीतकारों ने आपकी प्रशंसा की है। पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए इशिता हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इशिता जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। क्या आपके घर में एटमॉस्फेयर पहले से था या कहीं आपने इसकी बाकायदा शिक्षा ली? दोनों ही था। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मेरे पापा रिकॉर्डिस्ट रहे और मेरी मम्मी भी म्यूजिशियन रही हैं, वो भी सिंगर रही हैं, गाती आई हैं। तो बहुत छोटी सी थी मैं शायद 1-1.5 साल की रही होंगी जब मम्मी पापा ने ये चीज़ नोटिस की कि मैं म्यूज़िक को देख के रिएक्ट करती हूँ। और 2-2.5 साल की उम्र में तोतली भाषा में थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया। इसी के साथ मेरी शिक्षा भी प्रारंभ की और मम्मी कुछ ना कुछ बचपन में ही सिखाने लगी। और 4 साल की थी जब सिखाने के लिए मम्मी ने शिक्षा के लिए भेज दिया संगीत की लेने, और बस फिर सिलसिला शुरू हो गया। आप सारेगामापा की विनर थी जी। कैसे वहां पहुंचना हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा, वहां के अनुभव क्या थे, वो थोड़ा आप शेयर करेंगे? बिल्कुल। सारेगामापा की विनिंग ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पड़ाव जो हैं पार करने पड़ते हैं। और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट आज देखेंगे या जो भी यूथ है या जो भी यंग जनरेशन है, उनको मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सारेगामापा की जो ट्रॉफी थी या जिसको मैं कहती हूँ कि जो जीत थी, उसके पीछे कम से कम मतलब 100 ऐसी हारें थी जिनकी वजह से मुझे वो जीत तक पहुंचने का सौभाग्य मिल पाया। और बहुत बार जर्नी में आप जब 10 बार हारते हो तो आपको वो 10 बातें पता चलती कि इन 10 रास्तों पे चलने से आप हार सकते हो। तो सारेगामापा वॉज द वन जो कि मेरे ख्याल से जो फ्रूटफुल हो गया मेरी लाइफ में। और उसके पहले भी मैंने बहुत से ऑडिशंस दिए, बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने शायद ही कभी कुछ छोड़ा हो। बट सारेगामापा 10th मेरे ख्याल से मेरा रियलिटी शो था या अटेम्प्ट था किसी रियलिटी शो में, जो जिसका ऑडिशन देने मैं गई। और बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जैसे इसके पहले तक मैं हमेशा मतलब एक गोल सेट करती थी कि मुझे सिलेक्ट होना है या मुझे आगे जाना है या मुझे टॉप 5 तक जाना है या मुझे ट्रॉफी घर लानी है। तो ऐसे मैं अपने आप को मतलब गोल्स दिया करती थी। बट सारेगामापा एक ऐसा सीजन था जिसमें मैं इतनी बार फेल हो चुकी थी, मैं इतनी बार रिजेक्ट हो चुकी थी बाकी कई रियलिटी शोज में, कि मेरे मन में कहीं ना कहीं वो जीतने का एक डर खत्म हो गया था। बस मेरे अंदर एक ही चाह थी कि मुझे सीखना बहुत कुछ है और एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिल रही है ऑडिशन के तौर पे। बस मुझे इसमें सिलेक्ट होना है और आज की प्रस्तुति को अच्छा करना है। और बस हर हफ्ते आज की प्रस्तुति को अच्छा करने का प्रयास करती रही। और बस यही मुझे लगता है कि यही जीवन का भी सिद्धांत है कि आप कल की जितनी चिंता करते हो, आप कल का या भविष्य का सोच के जितना टेंशन लेते हो, उतना ही आपका आज खराब हो जाता है। तो जितना हम आज में जिए, जितना हम आज को बेहतर बनाने के लिए जिए, उतना ही अच्छा हमारा कल हो जाएगा।
आपको सफलता भी मिली। आप इसके बाद फिर इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आप शामिल हुई और उसमें फर्स्ट रनर अप रही आप। तो उसका भी कुछ अनुभव, और उसमें आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जिसमें आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला हो, तो वो शेयर करेंगे कुछ? इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए आया लाइफ में, क्योंकि सारेगामापा जीतने के बाद इससे पहले कि हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ले पाते या उनके लिए कुछ कर पाते या अपनी म्यूज़िक की जर्नी को आगे बढ़ाते, कोविड जैसी चीज़ हो गई। और आफ्टर विनिंग सारेगामापा मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो मतलब बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी और चैलेंजेस थे जो लाइफ में आए और बहुत सी चीज़ें छूट गई हाथ से कोविड की वजह से। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट मेरा एक पुनर्जन्म कह सकते हैं कि फिर से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। विनिंग टाइटल जीतने के बाद फिर से मैं ऑडिशन की लाइन में वापस से उतर के आई, क्योंकि हम सब एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे थे, फिर से अपनी अपनी जर्नी को शुरुआत कर रहे थे अपनी जर्नी का। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट मेरी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट या चेंजिंग मोमेंट रहा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, धर्मेंद्र जी जब हमारे सेट पे आए उन्होंने छोटी लता जी कह के बुलाया, और मनोज मुंतशिर सर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और इतना ज़्यादा मुझे पसंद किया कि आज भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के 4 साल बाद भी मैं उनके साथ एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। उनके साथ मैंने टी सीरीज़ में काफ़ी उनके लिखे हुए गाने गाए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जो बहुत बदल गई इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद। धर्मेंद्र जी ने आपको छोटी लता कहा था, तो जी। कौन से गीत पर कहा था? जी, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है और जिसका नाम है आपकी नज़रों ने समझा, और ये जब मैंने गाया तो बड़े इमोशनल हो गए वो, क्योंकि उन्हीं की फ़िल्म का एक गाना है ये। तो क्या उस गीत का बिल्कुल। अंतरा सुना सकेंगे? जी, बिल्कुल। ज़रूर। प्यारेलाल जी ने भी आपके किसी गीत की काफी तारीफ की थी, जी। वो कौन सा गीत था और उसका मुखड़ा या अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। प्यारेलाल जी से बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही है, और मुंबई इंडस्ट्री में हम यूँ तो बहुत ही नए थे, ज़्यादा लोगों को जानते नहीं थे, पर प्यारे जी की जो पत्नी हैं, जो धर्मपत्नी हैं सुनीला माँ, तो उनको हम सभी अम्मा बुलाते हैं, और बहुत ही प्यारी लेडी है। मतलब लगता ही नहीं है कि इतने बड़े लिविंग लेजेंड हैं और इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट की वाइफ हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी मुलाकात रही, और जो पहला गाना जो उन्होंने कहीं किसी वीडियो में और वायरल उसमें मेरा सुन लिया था और जहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है उन्हीं के म्यूजिक डायरेक्शन में बना हुआ। सुनो सजना पपी ने कहा सबसे, पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों की आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। एक और गीत था जो जी। मैं तेरे इश्क में, बिल्कुल। तो वो भी शायद आपको भी बहुत पसंद हाँ है, जी। तो उसका भी कोई एक अंतरा? बिल्कुल, बिल्कुल। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले,
शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान ले, बेकदर बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा, है मेरे हमनशी इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। बहुत खूब। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने खूब तारीफ बटोरी। हमने खुद स्क्रीन पर देखा, बड़े बड़े कलाकारों ने आपकी मुक्त कंठ से सराहना की थी। इसी तरह आपने बहुत बड़े बॉलीवुड के सिंगर अरिजीत सिंह के साथ भी गाना गाया है, तो उनके साथ कैसा अनुभव रहा और आपका क्या अनुभव था, वो थोड़ा बताएं आप। अरिजीत सिंह जी के साथ बहुत 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 अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अनोखा अनुभव रहा है, क्योंकि जब हम मुंबई शिफ्ट हुए और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और जबलपुर से मुंबई की दुनिया बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करने गए थे। तो कई सारी फिल्म्स के मैं स्क्रैच गाया करती थी। तो स्क्रैच मैं बताना चाहूँगी, स्क्रैचेस वो उन गानों को कहते हैं कि जो गाने बस कंपोज़र के दिमाग में आते हैं और वो उसे खुद ना गा के सिर्फ किसी एक आर्टिस्ट से जो गा सकते हैं, जो सिंगर हैं, उनसे रिकॉर्ड करवा लेते हैं, सो दैट कि उस गाने को आसानी से जो है दूसरे सिंगर्स को या जिनसे भी वो गवाना चाहते हैं या जो बड़े आर्टिस्ट्स हैं, वो आसानी से उसको समझ सके, गा सकें। तो ये स्क्रैच सॉन्ग्स होते हैं। तो एक फ़िल्म इंट्रोड्यूस हुई कि प्यार है तो है करके एक फ़िल्म बन रही है और उसमें हरिहरन जी के बेटे हैं, करण हरिहरन, उनको कास्ट किया जा रहा है। तो जो प्रोड्यूसर थे संजीव जी, तो उनके लिए उनकी पूरी फिल्म के जितने भी गाने थे वो सबके स्क्रैचेस मैंने गाए और वो गा के मैं भूल गई। तो लगभग 1-2 साल तक उसका कोई मुझे अपडेट नहीं था, कुछ अता पता नहीं था। मुझे लगा ठीक है, कुछ होना होगा। ऐसे हम आए दिन स्क्रैचेस गाते हैं और पता नहीं कितने सैकड़ों गा के रखे होंगे। एक मतलब वन फाइन डे मेरे पास एक कॉल आया संजीव जी का, और उन्होंने बोला कि जो आपने गाना गाया था उसमें से हम एक गाना फाइनल कर रहे हैं। तो फाइनल कर रहे हैं मतलब कि हम फिल्म में डाल रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली मतलब इतने सारे स्क्रैचेस गाने के बाद एक दिन ऐसा आया है कि गाना फिल्म में लग रहा है। जब मैं स्टूडियो पहुंची और जब मैंने आवाज़ सुनी, देन आई गॉट टू नो कि ये जो आवाज़ बज रही है ये और कोई नहीं बल्कि अरिजीत सिंह है। और फॉर अ सिंगर लाइक मी, जो खुद इतनी बड़ी फैन है अरिजीत जी की, और ऑब्वियसली हर कोई फैन है उनका, सभी जानते हैं अरिजीत जी को, तो मैं एक झटके में सुन के पहचान गई। मैं बहुत मतलब इमोशनल हो गई उस मोमेंट पे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जब वो मुर्शिदाबाद में रिकॉर्ड करने के लिए अरिजीत जी को गए, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं, शी इज़ सिंगिंग नाइस। तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मुझे कभी मिलने नहीं मिला है अरिजीत सिंह जी से, लेकिन इस तरीके से उनसे प्रशंसा मिलना या उनसे सराहना मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अरिजीत सिंह जी ने इस सॉन्ग को अप्रूव किया कि मैं उनके साथ गा सकती हूँ। और जब ये मार्केट में आया, जब ये रिलीज़ हुआ गाना, तो आई एम सो हैप्पी, सो लकी, ग्रेटफुल हूँ और सभी दर्शकों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने हमारे इस गाने को इतना प्यार दिया। मतलब 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है गाना और बहुत 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 रील्स के थ्रू और सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्यार मिला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल और बहुत। तो उस गीत का जो मुखड़ा यंत्रा भी सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा, नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू।
अच्छा, बॉलीवुड के बारे में बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, हम लोग भी जी। अक्सर सुनते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है और नेपोटिज्म जैसी बातें भी खूब होती हैं। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो वहाँ ज़्यादातर रहती हैं, वहाँ के लोगों के बीच में उठना बैठना, क्या ऐसा महसूस हुआ कि वाक़ई में ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई बहुत बड़ा है और मतलब मैं कहूँगी कि महासागर है और बिल्कुल नेपोटिज्म हो गया या चाहे बहुत से प्रकार की चीज़ें, बहुत से शब्द हैं जिसको हम बोल सकते हैं मतलब पार्शियलिटीज़ होती हैं, नेपोटिज्म है, बहुत सी चीज़ें हैं। बट मुझे एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ और वो है हार्ड वर्क। और मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मुंबई एक ऐसी माया नगरी है जिसने मतलब अ, बिना कोई गॉडफादर के आए लोगों को भी मतलब बादशाह बनाया है। और कई ऐसे लोग रहे, कई ऐसे मतलब नेपोटिज्म वाले या जो कह लो उन्हें कि बड़े-बड़े सितारों के बच्चे रहे या उनकी जनरेशन रही, लेकिन वो उतना कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कला है, जो टैलेंट है, वो ईश्वर बहुत चुन के कुछ ही लोगों को देते हैं, हुनर बहुत चुनिंदा लोगों को ऊपर वाला देता है। मुंबई बस एक ऐसी जगह है जहाँ जो सिर्फ़ आपकी मेहनत माँगता है। तो जब हम लोग भी नए-नए मुंबई पहुँचे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मतलब बड़े सवाल भी सामने आए कि भई आपका जो रहन-सहन है, आपका जो तरीका है वो बहुत डिफ़रेंट है, वो शायद यहाँ चलेगा नहीं या आपको ये चेंज करना पड़ेगा, आपको आपका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस बदलना पड़ेगा। बट मुझे लगभग 4 साल हो रहे हैं मुंबई में एंड टचवुड ऊपर वाले की दया से सब बहुत अच्छा है और धीरे-धीरे हमने ज़ीरो से शुरुआत करके कहानी यहाँ तक पहुँचाई और आज लकीली बहुत सारे म्यूज़िक लेबल्स हैं, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत से अच्छे तो दिग्गज वही जानना म्यूज़िक चाहेंगे कि कोई डायरेक्टर्स हैं। कुछ आने वाले समय में कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट क्या कर रही हैं? जी, बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते रहते हैं और अभी हाल ही में हमने टी सीरीज़ के साथ बहुत अच्छे-अच्छे डिवोशनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ख़ास करके हमारी जबलपुर की जो ऑडियंस है, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अभी-अभी हमारी नर्मदा मैया पे एक बहुत ही सुंदर एक भजन या गीत या जिसको हम सब नर्मदाष्टक के रूप में जानते हैं, उसे हमने एक नए अंदाज़ में, नए तरीके से रिकॉर्ड किया है और शूट भी किया है हमारी ग्वारी घाट में और अच्छा। हमारी नर्मदा मैया के तट पे और जो कि बहुत जल्द टी सीरीज़ पे आप सबको देखने को मिलेगा। तो क्या आप वो सुना सकते हैं क्या? 1-2 लाइन अ, अगर पॉसिबल हो तो? अभी तो नहीं सुना सकती लेकिन रिलीज़ के बाद मैं ज़रूर आपको चलिए, सुनाऊँगी। इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल। तो अब चूँकि नर्मदा जी का आपने नाम लिया और सावन का महीना है, जी। तो एक शिव जी का भक्त अरे वाह! मतलब भजन जी। तो सुना ही सकती हैं आप। बिल्कुल। इंडियाज़ गॉट टैलेंट की शुरुआत होते ही एक बहुत ही सुंदर शिव भजन या एक शिव जी की स्तुति या उनका गीत मैंने गाया था जो जिसको सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वो आज भी मैं देख रही थी, आज सुबह-सुबह मैं देख रही थी वो वापस ट्रेंडिंग पे वो रील आ गई तो बहुत-बहुत शुक्रिया और उसकी 2 लाइन तो सुनाना नर्मदा चाहूँगी। जी तो भगवान शिव की पुत्री है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। रामावध में रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सुंदर। इसके अलावा आखिरी में आपकी अपनी पसंद का कोई एक गीत या उसका अंतर सुना दें। जी, बहुत सारे गाने मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या गाऊँ क्या ना गाऊँ पर हाल ही में एक बहुत सुंदर गीत मैं सुन रही थी
लता जी का, या जो भी आपकी फेवरेट सिंगर हो? श्रेया घोषाल जी भी मेरी बहुत पसंदीदा है, और उनका एक गाना अभी बड़े दिनों बाद एकदम से प्लेलिस्ट में आया, वादा रहा रहा रहा, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा रहा। बहुत सुंदर। इशिता, अब कुछ सवाल सीधे आपसे, संगीत से जुड़े नहीं हैं। आपको शौक क्या है संगीत के अलावा? गाने के अलावा खाने का शौक है, और खाना बनाने का शौक है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहने का शौक है। तो मम्मी का हाथ बटाती हैं आप? नहीं, मम्मी के ना रहते मैं किचन में मतलब कब्जा रह करती हूँ मैं। तो इसका मतलब खटपट होती होगी घर में? मम्मी एक्चुअली क्या है, जब मम्मी किचन में काम कर रही होती है तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं पड़ती, क्योंकि इससे पहले मैं अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करा। और मेरे साथ क्या है, मैं और मेरी बहन हम लोग जब भी कुछ भी खटपट करते हैं किचन में तो कई चीज़ें गिरा पड़ा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो हम लोग कुछ भी खास बना के अगर मम्मी तक लेके भी जाते हैं ना, अगर कोई डिश, तो मम्मी की नज़र पहले किचन में झांक रही होती है कि भाई इन लोगों ने कुछ भी मुझे बना के दिया तो है, वो तो माँ पर भी किचन है, की हालत बहुत खराब कर दी गुरु माँ भी है वो। तो हमारे साथ थोड़ा ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं ये तो कह सकती हूँ, मतलब मम्मी भी शायद मेरी इस बात को अप्रूव करेगी कि हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं, बना अच्छा लेते हैं, खा ले इंसान ऐसा बना ले। मैंने एक बात कही कि वो माँ के साथ साथ गुरु भी हैं, बिल्कुल, तो डांट तो पड़ती होगी। बहुत। अच्छा, अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया में आपने खूब मतलब बाहर गए, कई देशों में गए, खूब घूमे, और ब्लॉगिंग भी करते हो आप। हाँ जी, बीच बीच में कुछ व्लॉग्स भी इसको सीरियसली कर रहे हो आप? बहुत सीरियसली तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ओपन किया कि मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखना शुरू किए यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये वो लोग हैं जो खुद से खर्चा करके और प्लानिंग करके सारी चीज़ें प्लान आउट करके कई जगहों पर जा रहे हैं। बट मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है कि मैं शोज़ के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए, मतलब दुनिया के कितने अलग अलग कोनों में जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक जो बैक स्टोरी है, या एक सिंगर को लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू, इनफैक्ट मेरे सोशल मीडिया भी सिर्फ लोग मुझे गाता हुआ या स्टेज की मेरी लाइफ देख रहे थे, लोगों ने मेरे स्टेज की पीछे की जर्नी या पीछे की लाइफ उतनी नहीं देखी थी। इसमें तो कोई शक नहीं, आप बोलते भी अच्छा हो। तो मैं ये चाहती थी कि मैं लोगों को स्टेज के जो पीछे जो कहानी चलती है, जो स्ट्रगल्स चलते हैं, या जो मुश्किलें होती है, या यूँ कह लो कि जो स्टेज पे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, जो हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति में वो सिर्फ एक स्माइल रख के गाता है और सबको एंटरटेन करता है, उसके पीछे क्या क्या चल रहा होता है। तो हमारे व्लॉग सिर्फ उसी के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड थे, और है इनफैक्ट, और अभी भी मैं बनाती रहती हूँ और डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी ऐसा होता है कि मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मतलब लोगों के दिलों में बहुत बसे हैं वो व्लॉग्स, क्योंकि जब भी लोग मुझे मिलते हैं तो गाने के बारे में बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं आपका व्लॉग देखा था और हमने देखा था आप कहाँ गए थे। तो अभी कहाँ होकर आ गए आप? कितने देशों की यात्राएं हो गई? बहुत सारे देश, इनफैक्ट टोटल मेरे ख्याल से 8 देश हम लोगों ने कंप्लीट किए पिछले 2-3 साल के अंदर, जिसमें यूके के टूर हमने 2 से 3 बार किए, कनाडा 2 बार किया, और ऑस्ट्रेलिया जाके आए, मॉरिशस में शोज किए, अफ्रीका गए, जो एक जिम्बाब्वे करके जो कंट्री क्रिकेट भी खेलती है, उसके बाजू में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ज़ाम्बिया, वहाँ भी हम जाके शो करके आए। तो बहुत अनोखे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह जाने का मौका मिला है, और सब ईश्वर की कृपा है।
पर चलिए, बहुत अच्छे अनुभव मिले। अच्छी बात है, आप खूब शोज करिए, खूब घूमिए और भारत का भी नाम रोशन बहुत करिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आने वाले समय में अगर आपने चाहा तो एक बार फिर मुलाकात कराएंगे हम आपकी प्यारी इशिता विश्वकर्मा से, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।